समन, आपने रेडियो पे काम किया, मीडिया में काम किया, डिफरेंट चैनल्स पे काम किया, आजकल आप एक फाउंडेशन पे काम कर रही हैं, ट्रेनिंग्स कराने जाती हैं। इन सब के बीच में व्हाट डू यू फील, कैसा एनवायरनमेंट है हमारा, क्या चीज़ें ठीक होने की ज़रूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया है और मैं भूल गई थी कि कोई जेंडर डिफरेंस भी होता है। मैंने एक मर्द की तरह काम किया। मैंने तो यहाँ पर लोगों को बहुत अच्छा पाया। हाँ, थोड़ा सा मैंने हार्ड खवातीन को पाया कि वो खवातीन के साथ लॉयल नहीं है। कोई अपने ये सारे एक्सपीरियंस का कोई फनीएस्ट सा कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ अपनी ये जो वर्क लाइफ है सब रिलेटेड? फनी तो मेरे बहुत कम हुए क्योंकि बड़ा सीरियस लिया मैंने अपनी जिंदगी को। मेरी पर्सनालिटी सीरियस नहीं थी, मैं तो बहुत जॉली टाइप सी बंदी हूँ। मेरे तो कह के मेरे घर में गूंजा करते थे। मुझे इमेजिन करें ज्यादा हंसने पे मार पिटा करती थी। कॉलेज में एक दफा कोई होता ना, हर एक लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साईं बाबा टाइप थी, तो उससे मुझे बड़े सीरियस नोट पे बैठा के कहा कम हंसा करो, बहुत रोना लिखा है तुम्हारी जिंदगी में, जो लोग बहुत हंसते हैं वो बहुत रोते हैं। तो मैं इसको नेगेटिव नहीं लिया। सबसे अच्छी बात ये थी मैंने सीखा, बहुत सीखा और हर लम्हा ये सोचती कि शायद अब आगे रोना नहीं पड़ जाए। आई एम सक्सेसफुल, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट स्टिल। मैं विश करती हूँ कि आगे भी मेरी जिंदगी ऐसे ही आसानियों से चलती रहे। यू फील के वाकई कि अगर जो बहुत हंसते हैं उनको एक दिन दे हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट? आपको ये लगता है कि आपका खुदा आपको सिर्फ आपके हंसने के ऊपर ही सजा देगा? क्यों नहीं भाई, सो राइट। हाँ। ये सिर्फ आपका हंसना ही आपके लिए वैल्यू नहीं रखता। आपकी जिंदगी में आपके अमाल, आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, आप मुश्किलात को किस तरह से डील करते हैं, ये चीजें भी तो मैटर करती हैं। किसी भी ड्रेसिंग से, किसी भी चीज से, किसी भी बात करने से लोग एक फर्क इमेज क्रिएट कर लेते हैं। दूसरे ममालिक को देखें, खासतौर पर अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, वो आपको ये नहीं बताता कि आपको देखते हुए अट्रैक्टिव लगना चाहिए, आपको ओकेजनली ड्रेस्ड लगना चाहिए, सोबर डिसेंट, कि आप राइट इमेज प्रोजेक्ट कर सकें। राइट इमेज बिल्डिंग में सिंपल प्लेन ड्रेसिंग, मर्द हो या खवातीन, वो उनको क्लासिक बनाती है। आप आकर अस्सलाम वालेकुम बाद में करेंगे, पहले तो आपकी पर्सनालिटी नजर आएगी। अगर आप इतना ब्रांड कॉन्शियस हो रहे हैं, आप कोशिश करें आप खुद एक ब्रांड बने। जितना लेस डिजाइन आप वेयर करेंगे ना, उतनी ही आपकी जो पर्सनालिटी है वो निकल के बाहर आएगी। आपने एक कॉम्प्लीमेंट देखा होगा लोगों का, तुम्हारा सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो सूट ही अच्छा लग रहा होता है, आप अच्छे नहीं लग रहे होते। तो ये कॉम्प्लीमेंट आते हैं आपके आरजे के ऊपर। कैसा एक्सपीरियंस? बहुत जबरदस्त है ना, मजा आता होगा। नादिया, कभी कभार आपको काम करने वाले बड़े स्ट्रिक्ट, बड़े हार्ड मिल जाते हैं। हार्ड बिहेवियर था वो मेरे लिए बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ। इन फ्यूचर समन किस चीज पे ज्यादा यू वांट टू वर्क मोर ऑन इट? मैं पर्सनल ग्रूमिंग्स के ऊपर ही जो है वो आगे जाना चाहती हूँ। और मेरी कासिम अली शाह फाउंडेशन तक तो पहुंच गई, इससे आगे कहाँ जाना? मैं बाहर के ममालिक में जाके काम करना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि जो बाहर के इमेज कंसल्टेंट्स हैं, मैं उनके साथ काम करूं। कासिम अली शाह के साथ उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह सुन के, अगर उस्ताद कासिम अली शाह जैसे होंगे ना, जो आपको सपोर्ट करने वाले, आपको प्रमोट करने वाले, बेलौस करने वाले और धक्का देने वाले, चलो आगे निकलो, अकेले तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, लिटरली उस बंदे के अंदर ये खसूसियात पाई जाती हैं। वो कहते हैं मुझसे सीखें और निकलें, अपना नाम बनाए, करें। लोगों को मुद्दतें लग जाती हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन जैसे अदारे में काम करने के लिए। Hi viewers, this is Nadia Sajid. We are very happy to have Saman Rashid with us today. क्या क्या नहीं करती हैं ये, बहुत फेमस आरजे हैं, बहुत सालों से FM 103 के लिए काम करती हैं और जर्नलिस्ट हैं बहुत मशहूर। इसके अलावा फैशन डिज़ाइनर हैं, पर जिसके बारे में आज हम ख़ास बात करना चाहेंगे इमेज बिल्डिंग के ऊपर, और कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ ये काम कर रही हैं एज एन इमेज बिल्डिंग कंसल्टेंट। Really want to know what's that. Assalamu alaikum Saman, how are you? So good to have you here finally. Same here. Thank you so much for inviting. मुझे बहुत अच्छा लगा है आपके शो में आके, और मैंने बड़ा अच्छा सुना था इसके बारे में। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी आपके प्रोग्राम में आ चुके हैं। Thank you so much. समन, मुझे बताएं क्या है व्हाट इज इमेज बिल्डिंग? इमेज तो हर बंदा चाहता है उसका इमेज अच्छा हो, और लेकिन जो दूसरे लोग परसीव कर रहे होते हैं इमेज, वो किस तरह से कर रहे होते हैं, और एक इमेज बिल्ड करना कितना ज़रूरी है, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। तो किसी भी ड्रेसिंग से, किसी भी चीज़ से, किसी भी बात करने से लोग एक फ़र्क इमेज क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसको प्रॉपरली आपको डिटेल में बताऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मल्टीपल टास्कर हूँ। मैंने बहुत सारी मल्टी टास्किंग की है।
तो मैं इवेंट मैनेजमेंट में भी थी, मैं टैलेंट प्रमोशन भी कर रही थी, मैंने एक ट्रस्ट बनाई हुई अपनी ऑनलाइन। तो जो काम मैं कर रही थी, मेरी जो स्टडीज़ थी बेसिकली वो एज ए फैशन डिज़ाइनिंग, और उसके साथ मैं जैसा कि आपको बताया कि एज ए जर्नलिस्ट मैं काम कर रही थी। तो मैंने जर्नलिज्म का जो करियर स्टार्ट किया तो वो मैंने रेडियो से, मैगज़ीन से, फिर मैं टीवी पे आ गई, फिर मैंने टीवी चैनल्स पे काम किया एज ए जर्नलिस्ट। तो अब उसके साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग की स्टडीज़ चल रही थी, इवेंट मैनेजमेंट चल रही थी, बहुत कुछ चल रहा था। मेरे एक बहुत प्यारे अंकल हैं, उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम इतना कुछ कर रही हो और ये सब इमेज बिल्डिंग में आता है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, अगर तुम किसी का टैलेंट प्रमोट कर रही हो तो तुम उसका इमेज बिल्ड कर रही हो, तुम फैशन डिजाइनर हो, तुम कपड़े बना रही हो तो तुम उसका इमेज बिल्ड कर रही हो। तुम क्यों नहीं एक अम्ब्रेला के अंदर एक काम करती हो, मतलब उसमें सब कुछ आ जाएगा, टैलेंट प्रमोशन भी आ जाएगी, फैशन एंड ब्यूटी भी आ जाएगी, और ये सब कुछ आ जाएगा। देन आई डिसाइडेड टू वर्क एज इमेज कंसल्टेंट। ठीक है, इमेज कंसल्टेंट के तौर पे जब मैंने काम शुरू किया तो उसमें अगर आप दूसरे ममालिक को देखें, ख़ासतौर पे अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे जो इमेज कंसल्टेंट होता है वो आपको फैशन डिज़ाइनर से बढ़कर सिखाता है। वो आपको ये नहीं बताता कि आपको देखते हुए अट्रैक्टिव लगना चाहिए। वहाँ का इमेज कंसल्टेंट आपको सिखाता है कि आपको ओकेजनली ड्रेस्ड लगना चाहिए, कैसे, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सोपर डिसेंट, कि आप राइट इमेज प्रोजेक्ट कर सकें। राइट। आप डॉक्टर हैं तो आप देखने में डॉक्टर लगने चाहिए, आप इंजीनियर हैं, आप देखने में इंजीनियर लगने चाहिए। तो मुझे समझ में आई कि फैशन डिजाइनर का तो काम डिफरेंट है, ये तो उससे भी आगे की चीज है। उसने सिर्फ फैशन डिजाइनर का काम है आपको ग्लैमरस दिखाना, सिर्फ ग्लैमरस दिखाना है आपको, लेकिन एक इमेज कंसल्टेंट का काम है कि वो आपको ओकेजनली ड्रेस्ड करे। सो ये मैं इसमें फॉल करती थी, मेरी सारी क्वालिटीज जो मेरे अंदर थी वो एज ए इमेज कंसल्टेंट बहुत अच्छी थी। सो आई डिसाइडेड टू वर्क एज इमेज कंसल्टेंट, और मैंने इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेशन स्टार्ट की 92 न्यूज़ से। वहाँ पर मुझे जो टास्क मिलता था वो ये होता था कि जब हमारा एंकर या हमारा होस्ट न्यूज़ पे आए तो वो देखने में कैसा लगना चाहिए। ट्रू। यहाँ से मैंने ये सीखा कि इमेज कंसल्टेशन क्या है। उसको एक ही टाइम पर एक ही डेस्क में बैठकर कोई खुशी की खबर भी देनी है, कोई गम की खबर भी देनी है, तो उसको ऐसा ड्रेसअप होना चाहिए बीच में, हाँ, कि वो बीच में हो, वो थोड़ा ड्रेस डाउन भी हो, वो क्लासी भी हो, लोग उसकी बातों को सुने, लोग उसके कपड़ों के ऊपर फोकस ना करें। तो वहां से मैंने ये लर्न किया कि इमेज बिल्डिंग में सिंपल प्लेन ड्रेसिंग, मर्द हो या खवातीन, वो उनको क्लासिक बनाती है। तो फिर मैंने अमेरिकन कंसल्टेंट्स को पढ़ना शुरू किया, उनको सुनना शुरू किया। इसी दौरान में जब मैंने 92 न्यूज़ को छोड़ा तो मैंने लकीली एक इमेज कंसल्टेंट को ज्वाइन किया। मैंने हामिद सईद साहब के साथ काम स्टार्ट किया। हामिद सईद साहब अमेरिका से आए हुए थे, वो पाकिस्तान में काम कर रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा मैं मीडिया में काम करती हूँ और मेरी मीडिया पे अप्रोच है, तो मैंने कहा सर क्यों ना साथ में काम किया जाए। मैं उनको मीडिया पे लेकर आ गई, हम दोनों इकट्ठे डिफरेंट टीवी चैनल्स पे जाते थे। हमने लोगों को बताना शुरू किया कि इमेज कंसल्टेशन क्या है, हम आपको किस तरह वेल ड्रेस कर सकते हैं। तो जो मेरे सर थे वो बेसिकली मेंस फैशन ब्रांड से थे, मैं वुमेन्स फैशन ब्रांड में काम कर रही थी। तो ये वेंचर बड़ा ही कामयाब हुआ। फिर मुझे एक जर्नलिस्ट है हमारे इफ्तिखार साहब जो दिन न्यूज़ में, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने आप को फैशन कंसल्टेंट ना कहा करो, तुम अपने आप को इमेज कंसल्टेंट कहा करो, क्योंकि तुम बिल्कुल सही काम कर रही हो और तुम्हारा जो जर्नलिज्म का काम है, अब तुम अपने आप को फैशन जर्नलिस्ट कहना शुरू कर दो। तो लोग मुझे नाम देते गए, किसी ने मुझे कुछ नाम दिया, किसी ने कुछ नाम दिया, तो बड़ी खुशी होती थी, ये कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं न्यू इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली। और मैंने क्या किया कि मैंने जर्नलिज्म, फैशन, ब्यूटी, इन सबको इकट्ठा करके एज इमेज कंसल्टेंट काम करना शुरू किया। फिर देखें मैं कितनी खुशकिस्मत थी कि लोगों को मुद्दतें लग जाती हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन जैसे अदारे में काम करने के लिए। बिल्कुल। मैं पहले तो डिफरेंट टीवी चैनल्स में जाकर लोगों को बताई थी फैशन और इमेज कंसल्टेशन क्या है, फैशन और ब्यूटी को प्रॉपर तरीके से लेके चलना कि आप राइट इमेज प्रोजेक्ट कर सकें इज अ इमेज कंसल्टेंट्स वर्क। तो फिर मुझे ट्रेनिंग्स का मौका मिल गया। मैं डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन के हम डिफरेंट अदारों में जाना शुरू हो गए। एज अ ट्रेनर यू गो देयर? एज अ ट्रेनर वी वेंट देयर टुगेदर। हमने लोगों को तरीका सिखाया ड्रेसिंग का कि अगर आप एक कामयाब बिजनेसमैन है तो लगना चाहिए आप कामयाब है। बिल्कुल। देखिए आप आकर अस्सलाम वालेकुम बाद में करेंगे,
पहले तो आपकी पर्सनालिटी नजर आएगी। बिल्कुल, जब आप दरवाजा खोलेंगे और सामने होंगे तो आप कहेंगे कौन आया है। बिल्कुल, तो वो मेरी पर्सनालिटी से लगना चाहिए कि मैं कामयाब हूँ या मैं लूजर हूँ। अच्छा, कपड़ों से ज्यादा आई थिंक आपका कुछ एटीट्यूड बाद में आ जाता है। देखिए, इमेज बिल्डिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको स्टार्ट की बात कही, ये एक स्टार्टअप था मेरा कि एज इमेज कंसल्टेंट मैंने काम किया। तो मैंने, क्योंकि मेरी फील्ड थी फैशन एंड ब्यूटी, सो आई वर्कड ऑन दिस फील्ड ना। उसके बाद क्या हुआ कि जब आप अंदर आते हैं तो फिर आप बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं, तो उससे पता चलता है, फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होता है। तो फिर बात करने का तरीका, उसमें सुलझाओ, अल्फाज का अच्छा इस्तेमाल, बिल्कुल सब कुछ। उसके बाद जब आप साथ बैठकर खाना खाते हैं तो वो आपके जो आपके टेबल मैनर्स हैं, आपके जो एटिकेट्स हैं, ये सारी चीज आ जाती है। तो एक्चुअली इमेज कंसल्टेशन इज दिस, इमेज बिल्डिंग इज दिस। तो उसके बाद जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो फिर लोगों ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया कि अब आप हमारी पर्सनल ग्रूमिंग में हमारी मदद करें। तो फैशन डिज़ाइनिंग से लेकर उनकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी में, कि अगर वो कोई प्रोफेशनल हैं या लेट्स से वो कोई घर में काम करने वाली औरत है, माँ है, बीवी है, तो उनसे उनके घर वाले क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके मियाँ आपसे एक्सपेक्ट करें कि आपको एक अच्छी औरत, एक सोबर औरत लगना चाहिए। कुछ फर्ज आपके ऊपर भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह मर्दों को भी कहा जाता है, अगर आपको लगता है ना कि बीवी सोनी लगे, तो फिर बीवी को भी उसका मियाँ सोना लगना चाहिए। जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी वालदा जो हैं, जब वो आपको स्कूल में लेने के लिए आए, बच्चे आजकल के एक्सपेक्ट करते हैं ना, बड़े केसेस ऐसे आते हैं मेरे पास, हम भी करते थे बिल्कुल कि माँ ये मेरी माँ सबसे ज्यादा स्मार्ट लगनी चाहिए। और इसी तरह आजकल के बच्चों की एक्सपेक्टेशंस उससे भी ज्यादा हो गई, क्योंकि माशाल्लाह आजकल की जनरेशन हमसे ज्यादा शार्प है। तो जब बच्चे इतना ज्यादा वो सेंसिटिव हो रहे होते हैं इस बारे में, तो मैं कहती हूँ कि फिर माओ को भी होना चाहिए। आप बच्चों की ग्रूमिंग बचपन से स्टार्ट कर, उसको बताएं उसने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। आप सस्ते के नाम पे, आप सेल्स के नाम पे उनके लिए अजीबो गरीब कपड़े उठा के ले आती कि 2 साल तक चल जाएगा, 2 साल बाद भी पहनेगा तो उसको पूरा आ जाएगा, ओवरसाइज्ड कपड़े। बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे को जो है ना ये सिखा रहे होते हैं, सॉरी, कि सेल्स में से सामान उठाकर ले आओ, पहन लो, चाहे तुम पे सूट करे ना करे। ट्रू। तो इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेशन आपको कस्टमाइज्ड ड्रेसिंग के बारे में भी नॉलेज देती है कि आपके प्रोपोर्शंस डिफरेंट है। देखिए बुटीक्स पे क्या होता है, एक ही पैटर्न होता है, उसके ऊपर ढेर सारे कपड़े रखे जाते हैं। क्योंकि मैंने बुटीक्स पे काम किया हुआ है तो मुझे थोड़ा सा उसका नॉलेज है। तो वो एक ही पैटर्न के ऊपर रख के 12 कमीजें कट जाती हैं। आपने वो लेने जाना है, आपके कंधों का साइज और है, आपकी नेक की लेंथ और है, आपकी स्लीव्स, आपके बाइसेप्स का साइज और है, आपके ओवरऑल पूरे जिस्म का साइज और है, लेकिन आप जा रहे हैं किसी और के साइज का कपड़ा खरीदने। बिल्कुल। आप सिर्फ इसलिए कि जी सेल लगी हुई है, ब्रांड है। तो ब्रांड कॉन्शियस होना जो है ना, वो एक बहुत गलत बात है। मैं आपको बताऊं, इंसान जितना कॉन्फिडेंट होता है ना, उतना ही वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं होता। अच्छा, मैं आपको अपनी स्टडी बताऊं, हम 4 बहन भाई ब्रांड हैं। के नाम की जरूरत नहीं है। मेरे तीनों बहन भाई बहुत ज्यादा कॉन्शियस कि बंदा थोड़ा ले ले लेकिन एक्सपेंसिव ले ले। उसके बरक्स देखें, अभी तो मैं वार्डरोब कंसल्टेंट थी नहीं, शायद ये मेरे ब्लड में तब से ही आ गया। बचपन से मैं कहती थी नहीं, मुझे ज्यादा कपड़े पहनने का शौक है, मैं सस्ता लूंगी और ज्यादा लूंगी। तो मेरी बहन मुझे हर वक्त कहती थी गलत आदत है तुम्हारी, गरीब हो तुम दिमाग से। मैं कहती थी तुम्हें पता ही नहीं मैं हूँ क्या। आज मैं से कहती देखो मेरी कितनी अच्छी अप्रोच थी। मुझे ज्यादा कपड़े चाहिए तो मैं लोकल मार्केट से कपड़ा लाऊंगी। मैं डिजाइनर हूँ, मैं डिजाइन करूंगी। भाई डिजाइनर कौन नहीं है, जरूरी नहीं है, हर बंदे के दिमाग चलता है। आजकल तो नेट पे इतनी चीजें होती है, शीशे में देखो आपको खुद समझ आती है आपको क्या अच्छा लगेगा। तो मैं कहती हूँ कि जब मेरे बहन भाई मुझे कहते हैं ना कि तुम तो ब्रांड कॉन्शियस नहीं हो, मैं कहती हूँ क्योंकि मैं खुद एक ब्रांड हूँ। मैं तो खुद एक ब्रांड हूँ, मैं ब्रांड पे हो माय गॉड कैसी बातें कर रही है। तो मेरी सोच है कि आप खुद ब्रांड बन जाएं। आपको ब्रांड कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं, लोग आपको फॉलो करें। आप क्यों भाग भाग के बड़े बड़े ब्रांड्स पे जा रहे हैं जहां पे कपड़ा भी आपके साइज का नहीं पड़ा हुआ। मुझे कितने इंटरव्यूज के बाद ये डरा, अब तो मेरी चित्रौल होगी कसम से। मैंने इतना कुछ अगेंस्ट बोल दिया, लेकिन ये अगेंस्ट नहीं है। मैं आपको मना नहीं कर रही कि आप खरीदे नहीं, लेकिन एटलीस्ट जब आप खरीद के लाए, few lucky people जिनके अकॉर्डिंग टू देयर मेजरमेंट्स वहां पे चीजें पड़ी हैं, हाँ। ले, अगर वो आपके अकॉर्डिंग है, हाँ। चलो आपने ले लिया तो फिर आप उसको ऑल्टर करवाएं।
अगर आपके कंधे लटके में, आप उसके कंधे सही सेट करवा लें। आपको लग रहा है स्लीव्स बहुत खुले हैं तो उसको एज इट इज ना पहने। मैं तो ये अप्रोच रखती हूँ कि आपने लेना है आप लें, अगर आप इतना ब्रांड कॉन्शियस हो रहे हैं, लेकिन इतना होने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करें आप खुद एक ब्रांड बने। बिल्कुल। और वहां से जाके आइडियाज पिक कर ले। आइडियाज यार नादिया, आइडियाज पिक करने के लिए इतनी दूर जाने की जरूरत ही क्या है? आजकल तो सारा कुछ आपके मोबाइल पे है। अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं आपके पास, ऑनलाइन सारे बिजनेस चल रहे हैं। देखें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें। जितना लेस डिजाइन आप वेयर करेंगे ना, उतनी ही आपकी जो पर्सनालिटी है वो निकल के बाहर आएगी। अच्छा, अगर आप एक प्रोफेशनल है नादिया, आप तो खुद एक एंकर हैं, मैंने एंकर्स के साथ बड़ा काम किया है। अगर आप मेरा काम देखें तो आप देखेंगे मैंने उन सबको प्लेन कपड़ों में मैं ले आई। बड़ी हद है हल्की सी लेस का काम, बड़ी हद है हल्का सा एम्ब्रॉयडरी का मोटिव। बिल्कुल। तो आप क्लासिक लगेंगे। फूल प्रिंट, खुदा का वास्ता है। बिजी कलर। मैं कहती हूँ ये आपने, हर लड़की को शौक होता है रंग बिरंगे कपड़े पहनने का, पहने तो बिस्मिल्लाह, लेकिन घर में पहन लें, अपने सोशल सर्कल में मूव करते हुए पहन लें। खुदारा आप अपनी पर्सनालिटी को कर देते हैं गुम। 24 रंगों का मिक्सचर, आपने फूल बूटे या पता नहीं 70,000 चीजें उसमें होती हैं, वो आप लेकर बैठ जाते हैं, पहन के बैठ जाते हैं। आपको लगता है मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ। आपने एक कॉम्प्लीमेंट देखा होगा लोगों का, तुम्हारा सूट बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। तो वो सूट ही अच्छा लग रहा होता है, आप अच्छे नहीं लग रहे होते। तो ये कॉम्प्लीमेंट आता है। Exactly. बिल्कुल। अगर आपने किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट देना है ना, तो वो इससे बेस्ट कोई नहीं कि आज आप बड़े अच्छे लग रहे हो, क्योंकि जो आपने पहना हुआ है वो ओकेजन के अकॉर्डिंगली है, वो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से है। सो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। इट्स ऑल अबाउट इमेज कंसल्टेशन। अपने बारे में टाइम निकालें, अपने लिए वक्त निकालें, प्रॉपर कंसल्टेशन लें। आप अच्छा बनेंगे तो लोग आपको अच्छा ट्रीट करेंगे। सही। आपने किसी मीटिंग में जाना है ना, तो मेसी बन के ना जाए, अगला आपको उसी तरीके से डील करेगा। अच्छा, बहुत नोट किया है हम सब फैमिली वालों ने, फ्रेंड्स ने, अगर आप किसी दिन बहुत बुरा सा उसी हालत में चले जाते हो, बाजार भी इवन बड़े बड़े मॉल्स में चले जाते हैं, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनली, जहाँ पे बड़े प्रोफेशनल वहाँ पे सेल्स पीपल होते हैं, they don't treat you like that you deserve। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपको टाइम नहीं देते, कोई 2 सवाल कर लेंगे वो भी आपको थोड़ा घुरी शुरी करा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन the day you are wearing proper shoes, आप अच्छी तरह से आप बाल शाल बना के बैग प्रॉपरली तैयार होके गए हो, जिस कंपनी के साथ काम करने के लिए जा रहे हैं आप, उनका फ्यूचर है। अगर आप खुद ही मेंटेन होकर नहीं गए हुए तो आप अगले को क्या फ्यूचर देंगे? वो आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट क्यों करे भाई? So I'm just saying, अगर आपको जहाँ पे अपने पैसे खर्चने हैं शॉपिंग पे जाके, अगर आप सही ड्रेसअप नहीं हुए, वो आपको सही ट्रीट नहीं कर रहे, तो जिसने आपको पैसे देने हैं वो आपको कैसे ट्रीट करेगा? सो राइट। तो थोड़ा सा आते हैं आपके आरजे के ऊपर, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत जबरदस्त है ना, मजा आता है। जबरदस्त। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए रहा कि नादिया, कभी कभार आपको काम करने वाले बड़े स्ट्रिक्ट, बड़े हार्ड मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको, क्योंकि जिस वक्त आप करियर का स्टार्ट लेते हैं तो उस वक्त आप इतने अक्लमंद नहीं होते, इतने समझदार नहीं होते, इतने एक्सपीरियंस नहीं होते, तो आपको एक्सपीरियंस तब मिलना शुरू होता है जब आपको हार्ड लोग मिलना शुरू होते हैं। तो इसी तरह मुझे अपनी रेडियो लाइफ में, अगर सुन रहे होंगे तो, बहुत सारे हार्ड लोग मिले, लेकिन समहाउ वो कहीं ना कहीं मैंने ये फील किया कि उनकी जो हार्ड बिहेवियर था वो मेरे लिए बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ। क्योंकि अगर वो लोग मुझे इतना एग्रेसिव ना करते, इतना पैशनेट ना करते, इतना मुझे क्या मैं कहूँ कि मतलब अगर मुझे इतना परेशान ना करते, तो शायद मेरे लिए वो एक चैलेंज ना होता, मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट ना करती और मैं इतना आगे ना आती। मैंने इमेज बिल्डिंग में और इमेज ट्रेनिंग्स में बहुत ज़्यादा जो है मेरी पीआर उस वक्त तक बड़ी अच्छी हो चुकी हुई थी, क्योंकि मैंने काम शुरू किया था मीडिया से। जब आप मीडिया में आते तो आपकी पीआर बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। आपके साथ काम करने वाले आपको मिलते हैं बड़े सख्त, उन सख्त लोगों के साथ डील करने के बाद आपको पता चलता है कि मतलब आप कितने पानी में हो ठीक है, और आप काम करना सीखते हो उस वक्त। सो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जब मैंने रेडियो स्टार्ट किया तो मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने कहा, काफ़ी पुरानी बात हो गई है, 8-10 साल हो गए हैं शायद रेडियो में काम करते हुए। मैंने स्टार्ट किया था बूम FM 106.6 से। सो वहाँ पर मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि कोई एहसान कर रही हो तुम यहाँ पर शो करके, क्या दे रही हो रेडियो को, क्या कर रही हो?
तो मैं बाहर निकली और मैं बहुत रोई कि यार ये क्या है, अच्छा खासा तो शो करती हूँ, मेरा इवेंट्स के ऊपर होता था, कहाँ पे नया इवेंट चल रहा है, क्या हो रहा है, तो वो हम कवर करते थे और बताते थे। मेरे साथ मेरी एक होस्ट भी होती थी जो हम दोनों मिलकर करते थे। फिर उन्होंने हमारा प्रोग्राम सेपरेट कर दिया, हमें हर वक्त तंग करना, कुछ स्पेशल नहीं आ रहा, कुछ स्पेशल नहीं आ रहा। अचानक से एक दिन सोचा कुछ स्पेशल करना चाहिए, तो भाई क्या करूँ। तो उस वक्त ज़ाहिर है मैं टीवी चैनल्स में काम कर रही थी, मेरे जहन में एकदम से आइडिया आया, क्यों ना मैं एंकर्स और जर्नलिस्ट की सीरीज़ चला देती हूँ। मैं सिर्फ जर्नलिस्ट के इंटरव्यूज़ करती हूँ जो लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं। ओके। मैं गई और मैंने जाकर अपने प्रोड्यूसर रिजवान को कहा कि मैंने ये आइडिया है और ये मैंने ऐसे करना है। उसने आगे कहा इतने पानी में हो तुम कर लोगी। अच्छा, ही वाज टॉकिंग लाइक दैट, जैसे कोई बहुत बदतमीज होता है ना वैसे। सो आई सेड ठीक है, मैं करके दिखाऊंगी। मैंने जमील सुखेरा से स्टार्ट लिया, जो अब एक्सप्रेस न्यूज़ में 2 आवर जमील होते हैं, और उसके बाद फिर अल्लाह मियाँ ने जैसे बाजू पकड़ ली। एक एंकर आता था ना, वो जाके दूसरों को बताता था, फिर उसके फोरम पे आ जाता था कि समन आरजे समन असद के साथ है, तो बाकी जर्नलिस्ट और एंकर्स को पता चलना शुरू हो गया कि अच्छा ये शोज कर रही है और लोग इस पे जाते हैं। फिर मैंने बड़े बड़े नाम कैप्चर किए। कुछ लोगों के सिक्योरिटीज इश्यूज थे, वो नहीं आ सकते थे, तो मैं अपनी टीम लेकर उनके पास चली जाती। सुहेल वराइच को कैप्चर किया, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे इंसान है। मैंने कितना डिफरेंट यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आए, बहुत ज़बरदस्त। हसन निसार साहब को कैप्चर किया, इफ्तिखार साहब को किया, बेशुमार नाम थे यार, मुबशिर लुकमान साहब को नहीं। उसके बाद फिर मैंने अपना फैशन फील्ड क्योंकि आगे लेके चली, तो फिर मैंने मिक्स कर दिया। सैटरडे और संडे को आते जी थे। जी 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 4 से 6। तो आज क्योंकि हमने आपके प्रोग्राम में आना था, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया कि मुझे आज शो नहीं करना। अच्छा समन, आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है। यू लुक लाइक सच अ लाइट पर्सन, जिसके साथ बड़ी वो जो नेचुरल सी एक वो होता है ना, बात करने से कोई बनावट नहीं, कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा लाइट करते हैं इस प्रोग्राम का। जी, कोई अपने ये सारे एक्सपीरियंस का कोई फनीएस्ट सा कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ अपनी ये जो वर्क लाइफ है सब रिलेटेड? यार फनी तो बड़े होते रहे हैं, लेकिन ये कि कोई एक्चुअली में इतना कुछ याद है नहीं। फ़नी तो मेरे बहुत कम हुए हैं क्योंकि बड़ा सीरियस लिया है मैंने अपनी ज़िंदगी को। अच्छा। और सीरियस पाया है। सीरियस लेता है इंसान उस वक्त जब उसकी अपनी पर्सनालिटी बहुत सीरियस हो। मेरी पर्सनालिटी सीरियस नहीं थी, मैं तो बहुत जॉली टाइप सी बंदी हूँ। मेरे तो कह के मेरे घर में गूंजा करते थे। ये मुझे नजर आ रहा है, इसलिए कह रही थी बड़े। और जिस दिन में, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे ननिहाल में, तो जिस दिन 2 दिन तक मेरी कोई हंसी की आवाज़ मेरे घर में नहीं गूंजती थी, तो मेरी जो मामी है वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करती थी, तो वो बाकायदा दरवाज़ा नॉक करके माँ को पूछती थी कि इसकी तबीयत ठीक है। तो माँ ने कहना क्यों? तो उन्होंने कहना क्योंकि आज इसकी हंसी की आवाज़ नहीं आ रही। मुझे इमेजिन करें ज़्यादा हंसने पे मार पिटा करती थी। मुझे मेरी अम्मी से इसलिए मार पिटती थी कि मैं हंसती बहुत थी। तो वो कहती थी कि, और मैं खुद ही से लतीफ़े बना लेती थी, बड़े डिसेंट लतीफ़े होते थे, लेकिन मैं डे टू डे लाइफ में आते जाते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा हंसती थी। फिर कॉलेज में एक दफ़ा कोई होता ना, हर एक लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साईं बाबा टाइप थी, तो उसने मुझे बड़े सीरियस नोट पर बैठा के कहा, उस लड़की को हमने देखा वो अक्सर अकेली खड़ी होके एक दरख्त के कोने के पास जाकर, जहाँ पे एक ग्राउंड होता था गवर्नमेंट कॉलेज का, जहाँ पर लोग नॉर्मली जाते नहीं थे, लेकिन अक्सर लोगों ने उस लड़की को पाया उस दरख्त के नीचे अकेले खड़े होकर बातें करते हुए। वो लड़की बोलती नहीं थी, हम वैन में भी इकट्ठे आते थे, वो बहुत खामोश रहती थी। तो एक दिन उसने एक झुरमुट में खड़े हुए थे हम, मेरा हाथ पकड़ के मुझे पीछे की तरफ मोड़ा, तो सब हैरान रह गए, और वो जो कहकों की आवाज़ें थी वो खामोशी में बदल गई। ये कैसे आ सकती है, तो बोलती नहीं है, वो चुप रहती थी हर वक्त। तो उसने जो पलट कर मुझे कहा वो बहुत मेरे लिए कुछ सीरियस था, जिसके बाद मुझे लगा कि मैं सीरियस हो भी गई। उसने मुझे बड़े गुस्से में आंखें खोलते हुए कहा, कम हंसा करो। अच्छा। बहुत रोना लिखा है तुम्हारी जिंदगी में, बहुत रोगी तुम। जो लोग बहुत हंसते हैं वो बहुत रोते हैं। वो वाहद एक उसका था, गुफ्तगू का तरीका, अंदाज, और जो उसके अल्फाज थे वो सारी ज़िंदगी याद रह गए। और हर लम्हा ये सोचती कि शायद अब आगे रोना नहीं पड़ जाए, कुछ आगे कुछ ऐसा ना हो जाए। मैं डर गई, और मैंने कई महीनों तक आकर हर एक को बताई ये बात कि मुझे उसने ये ऐसे बोला। तो चूँकि हम कज़न्स इकट्ठे जाते थे, तो मेरी कज़न ने मुझे कहा नहीं नहीं वो है ही बेवकूफ़, लेकिन ये यकीन नहीं आ रहा कि वो बोली, उसने कुछ कहा तो, लेकिन तुम परेशान ना हो, लोग ऐसे कह देते होते हैं, इट्स ओके, नेवर माइंड, तुम जैसी हो वैसी रहो।
लेकिन वक्त के साथ साथ आपके अंदर आ जाती है, थोड़ा सा सीरियसनेस आ जाती है। जैसे ही आप मैच्योर होते जाते हैं, आप ज़िंदगी को सीखते हैं, उसको आप सख्त पाते हैं और आप उस सख्ती में भी अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको नेगेटिव नहीं लिया। सबसे अच्छी बात ये थी, मैंने सीखा, बहुत सीखा 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 सीखा। अब अल्हम्दुलिल्लाह जितनी पहले मैंने मेहनत की थी, मुझे लगता है कि अब मुझे उसका अजर अब मिल रहा है। सही। सो आई एम सक्सेसफुल, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट स्टिल। और मैं विश करती हूँ कि आगे भी मेरी ज़िंदगी ऐसे ही आसानियों से चलती रहे। So what was the turning point in your life? टर्निंग पॉइंट तो आप इसी को कह सकते हैं कुछ, ये बड़ी मेरे लिए एक Now that you are mature और बहुत कुछ अपने लाइफ में बहुत से फेजेस देख लिए, सब कुछ, शादी भी हो गई आपकी, what do you feel? What's your right? मुझे you ऐसे feel कि वाकई कि अगर जो बहुत हंसते हैं उनको एक दिन they have to pay a price for that? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका ईमान है और अगर आपको ये लगता है कि आपका खुदा आपको सिर्फ आपके हंसने के ऊपर ही सजा देगा, क्यों नहीं भाई। so right, हाँ। ये सिर्फ आपका हंसना ही आपके लिए वैल्यू नहीं रखता। आपकी ज़िंदगी में आपके अमाल, आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, आप मुश्किलात को किस तरह से डील करते हैं, ये चीज़ें भी तो मैटर करती हैं। तो फिर आप क्यों एक बेवकूफ़ाना किसी बात के पीछे लगकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब करें, ये सोच कर कि आगे पता नहीं क्या होगा। आगे तो किसी को नहीं पता, किसको क्या पता है। 2 सेकंड की ज़िंदगी का आपको नहीं पता होता कि आगे आपके साथ क्या होगा। आप देखें, हम एक दिन उठते हैं और हम सोचते हैं आज मैंने ये करना है, लेकिन क्या आपकी रूटीन वैसे चलती है जो आपने सोचा होता है? नहीं। एक फ़ोन कॉल पे आपकी रूटीन बदल जाती है, तो ये भी फ़ोन कॉल है ना उसकी तरफ से। सही। वो मेरे आगे हार्डशिप उस वक्त लेकर आएगा जब एनालिसिस निकालेगा बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। तो मुझे लगता है कि आपका ईमान पुख्ता होना चाहिए। डर आप जाते हैं, लेकिन आपने अपना ईमान जो है ना वो कमज़ोर होने नहीं देना। मुझे बताएं, समन आपने रेडियो पे काम किया, मीडिया में काम किया, डिफरेंट चैनल्स पे काम किया, आजकल आप एक फाउंडेशन पे काम कर रही हैं, ट्रेनिंग्स कराने जाती हैं। इन सब के बीच में व्हाट डू यू फील, कैसा एनवायरनमेंट है हमारा आजकल पाकिस्तान में फॉर वुमेन? लाइक इज इट सिक्योर इनफ? क्या चल रहा है, क्या चीज़ें ठीक होने की ज़रूरत है? देखिए, मैं बड़ी एक न्यूट्रल बात करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया है, तो वहाँ पर मैंने ऐसे लोगों को भी जो है वो थोड़ा डिफरेंट पाया कि जिनके बारे में लड़कियाँ ऑफिस से निकल कर आकर कुछ गलत कह देती थी कि उसने मुझे ये कह दिया है, और मुझे यकीन नहीं आता था कि वो शख्स तो इस तरह से कह ही नहीं सकता, वो तो बड़ी औरतों की इज्जत करता है। तो फिर मैं अल्लाह का शुक्र करती थी कि लोग मेरे साथ बड़े अच्छे रहे। वहाँ पे मेरा ताल्लुक राब्ता था ही सारा आदमियों के साथ, और मैं भूल गई थी कि कोई जेंडर डिफरेंस भी होता है। मतलब मैंने एक मर्द की तरह काम किया, या मैं कह लूँ वो मेरे साथ औरतों की तरह के हो गए, उन्होंने मुझे महसूस नहीं होने दिया। सो मैंने तो यहाँ पर लोगों को बहुत अच्छा पाया। हाँ, थोड़ा सा मैंने हार्ड खवातीन को पाया कि वो खवातीन के साथ लॉयल नहीं है, वो उनके साथ हर वक्त रेस लगाती है। तो ये चीज़ जो है ना मुझे हमेशा से परेशान करती है कि एक औरत को एक औरत ही सख्ती दे रही होती है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर एक मर्द एक दूसरे मर्द के लिए इतना कोऑपरेटिव हो सकता है, इतना सपोर्टिव हो सकता है, तो एक औरत के लिए क्यों नहीं हो सकती? सो मुझे ऐसा लगता है कि तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी खवातीन कहती हैं कि मेरी दोस्त लिस्ट में ना मेल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने मर्दों को उस तरह से फ्रेंडली और कोऑपरेटिव पाया होता है, ऑलवेज हेल्पफुल। हाँ, बहुत ज़्यादा। सो ये जो है ना एक चीज़ है। अच्छा, ये जॉब्स में जाते हुए मेरी फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा है, यानी कि इफ़ आई वुड स्टार्ट वर्किंग समडे, तो मुझे भी ऐसा ही लगेगा कि हर बंदा ये दुआ कर रहा होता है दिल से कि मेरी बॉस फीमेल ना हो, एक फीमेल की बॉस फीमेल ना हो, बिकॉज़ वो बहुत मुश्किल हो जाता है हार्ड टाइम, जबकि मेल बॉस ऑलवेज ट्राइड टू अंडरस्टैंडिंग होते हैं एंड हेल्प यू। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। सो मैंने अच्छा पाया लोगों को, और इसमें भी आई थिंक इमेज बिल्डिंग की भी बहुत चीज इसमें करती है। अगर आपको मेल के साथ, बॉस के साथ, मेल वर्कर्स के साथ डिस्टेंस रखना है, तो आपको अपने सिर्फ कपड़ों से नहीं, आपको अपने एटीट्यूड से, अपनी बातचीत से, हर चीज से एक इमेज बिल्ड करना है, कपड़ों से, मेकअप से, बिल्कुल ये बहुत मैटर करता है कि आपने अगले बंदे को अपने मेकअप और अपने कपड़ों पे अट्रैक्ट नहीं होने देना, अपनी पर्सनालिटी पे उस तरह से अट्रैक्ट नहीं होने देना। आपकी ड्रेसिंग इतनी, आपको ऐसे ड्रेस डाउन और क्लासिक लुक क्रिएट करनी चाहिए कि अगला आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए। सही से वो उसी सूरत में हो सकता है जब आप क्लासिक कलर्स पहनेंगे, आप प्लेन कलर्स पहनेंगे, थोड़े से डोमिनेटिंग एंड फ्रेंडली कलर्स पहनेंगे, और ज़्यादा ओवर ज्वेलरी नहीं पहनेंगे,
फजूल किस्म की नेल पॉलिशेस नहीं लगाएंगे, कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। सही। तो ये औरतों को थोड़ा सा तो देखो इसके ऊपर ध्यान करना है। सेम लाइक दैट मर्दों के लिए भी यही बात है। आप ऑफिस आ रहे हैं तो आप ऑफिस वेयर में आए, आपको वहां पर बिल्कुल इजी होकर आने की जरूरत नहीं, भले ही आपको अलाउ हो कि आप जिस तरह मर्जी आए। हाँ, लेकिन इंसान अपनी इज्जत खुद करवाता है ना। हाँ। ट्रू। और अच्छा साफ सुथरा बन के। और ये मेरी अपनी एक प्रोफेसर ऐसी होती थी जो लोग उनको इर्द गिर्द के कहते थे वो बड़ी सिंपल है। असल में हम कह नहीं सकते थे उनकी रिस्पेक्ट में कि वो सिंपल नहीं है, वो मेसी है। वो हमेशा मैली उठकर आ जाती हैं, उनके कपड़े वेल प्रेस नहीं होते। सिंपलिसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। सिंपलिसिटी का ताल्लुक देखो हाइजीन का ताल्लुक है सिंपलिसिटी से गहरा। आप सिंपल हैं लेकिन आपको हाइजीन का ध्यान रखना है। ठीक है, आपने सिंपल कपड़े पहने हुए, सादा लॉन का सूट पहना हुआ है, बट वो वेल प्रेस्ड होना चाहिए। ठीक है, वो साफ सुथरा होना चाहिए, उस पर दाग नहीं होने चाहिए। उसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ खासतौर पे ख़वातीन को कि आप इस तरह के ड्रेसेस को कैरी करें जिन पे सिलवट नहीं पड़ती। जॉर्जेट, शिफॉन्स, बिल्कुल बड़े सारे फैब्रिक मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें अब आप देखें ना, अगर आप लॉन या कॉटन पहनेंगे तो वो आप एक दफा क्रीज तो बना लेंगे लेकिन उसके बाद उसपे सिलवटें ही सिलवटें, वो आपको एक मेसी दिन गुजारना है अपने वर्क पे। हाँ। 9 to 5 या इससे भी ज्यादा। तो आप अपने पूरे टाइम पे अपने आप को एक नॉर्मल इंसान दिखाना है, एक अच्छा इंप्रेशन देना है। सो इंप्रेशन आपको राइट इंप्रेशन, राइट इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए ये चीज़ें फोकस में रखना बहुत ज़रूरी है। इन फ्यूचर समन क्या किस चीज़ पे ज़्यादा आप यू वांट टू वर्क मोर ऑन इट, क्या करने का इरादा है? मैं पर्सनल ग्रूमिंग्स के ऊपर ही जो है वो आगे जाना चाहती हूँ और मेरी कासिम अली शाह फाउंडेशन तक तो पहुंच गए, इससे आगे कहाँ जाना चाहती है? इससे आगे दुनिया बहुत बड़ी है। अच्छा। मैं बाहर के ममालिक में जाके काम करना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि जो बाहर के इमेज कंसल्टेंट्स हैं मैं उनके साथ काम करूं, मुझे उनसे सीखने का मौका मिले। नादिया, मैंने किताब लिखनी शुरू की इमेज बिल्डिंग के ऊपर, मुझे उस किताब ने बुखला कर रख दिया और मैं परेशान हो गई कि इतनी साइंस है, कहानी के अंदर कहानी है। आप एक इमेज बिल्डिंग ही करते करते पूरी दुनिया गुजर जाती है कुछ भी इल्म सीखते सीखते, लेकिन आप उस तक पहुंच नहीं सकते। तो बड़े काबिल लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने किताबें लिखी हैं, बड़ा काम किया है। मैं तो एक ही किताब में फंस के रह गई हूँ। सही। तो मैं सीखना चाहती हूँ और आगे जाना चाहती हूँ, ताकि उस किताब को और मजीद खूबसूरत कर सकें। मैं पाकिस्तान से निकलना चाहती हूँ थोड़ा सा, नॉट बिकॉज ऑफ इट के आई एम मोर इन लव विद अदर कंट्रीज। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि जब मैं वापस अपने मुल्क में आऊँ तो मैं वहाँ से बहुत कुछ लेकर आऊँ। जिसका देखें, आपको क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान का है वो ये लोग बाहर जाते हैं, सीख कर आते हैं, इधर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी इस फील्ड में बहुत आगे जाऊँ। बहुत आऊँ, डिफरेंट चीज़ें आप वो जो हैं उनकी कैप्चर करें, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या गलत चीज़ें हैं, व्हाटएवर, उनका एक मिक्सचर बनाएं एंड देन यू कम बैक हियर एंड देन पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश करें। सो ऑल द बेस्ट समन फॉर योर फ्यूचर। और इतना अच्छा आप सोचती हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और भी आगे करना चाहती हैं। ऑल द बेस्ट फॉर दैट, लॉट्स ऑफ प्रेयर फॉर यू। और बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। मुझे भी। मुझे ये बताएं कि कासिम अली शाह के साथ उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह सुन के, अगर उस्ताद कासिम अली शाह जैसे होंगे ना, जो आपको सपोर्ट करने वाले, आपको प्रमोट करने वाले, बेलौस करने वाले, आपको साथ लेकर चलने वाले, आगे बढ़ने वाले और धक्का देने वाले, चलो आगे निकलो, अकेले तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, लिटरली उस बंदे के अंदर ये खसूसियात पाई जाती हैं। अगर हर उस्ताद ये सोचना शुरू कर दे, जो कि हमारे मुल्क में है, हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे उस्ताद हैं, तो इंशाल्लाह ये मुल्क, इस मुल्क की ख़वातीन बहुत तरक्की करेंगी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आएगा, टैलेंट बहुत है, उनको वो हिफाजत में रहते हुए काम करेंगी। तो बड़े अच्छे एक रहनुमा है ये। मैं चाहूँगी कि जितने भी ट्रेनर्स हैं उनको फॉलो करें और उनकी तरह काम करने की कोशिश करें। वो आपो ताप ना पड़े, भाई मैं हूँ, मेरे से आगे कोई ना जाए। कासिम भाई में ये बात नहीं है कि मैं हूँ और मेरे से आगे कोई ना जाए। वो कहते हैं मुझसे सीखें और निकलें, अपना नाम बनाएं, करें। तो ये बड़ी बात है, ये ऐसे होना चाहिए इंसान को। चले, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर समन एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन। आपसे बात करके अल्लाह मियां आपको बहुत तरक्की दे। आपके इस प्रोग्राम की बसातत से बड़े लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच। गुड लक टू यू टू। छोटी सी एक कोशिश है,
इंशाल्लाह कुछ अच्छा कर सकूं अपने लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच व्यूअर्स. आई रियली होप यू लाइक द शो. थैंक यू.